नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक शर्मा। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में इस साल 69वीं रैंक प्राप्त की और मैं आपके सामने अपनी जीवन के कुछ अहम पहलू आपसे शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा। मैं किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर हमारे राज्य के किश्तवाड़ ज़िले से एक सरकूट गांव से आता हूं और बचपन की मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें हमने काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस। और उसके साथ साथ जब इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर मैंने फैमिली का पूरा सहयोग दिया, एग्रीकल्चर किया, गौपालन किया। उसके बाद जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो स्थानीय हिंदी माध्यम स्कूल से हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये उनकी एक उम्मीद थी कि बच्चों को पढ़ाई दी जाए। उसके बाद जो पढ़ाई हुई उसमें हमारी जो क्लासेस होती थी, क्लासेस क्या होती थी कि मिट्टी का फर्श होता था और उस पर टाट बिछाए होते थे और ईंट की दीवार होती थी, ऊपर से स्टील का जो लगाते हैं, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था। उसके बाद हम उस पर गोबर की लिपाई कर करके उसके ऊपर बैठते थे। तो ऐसे परिवेश से आया और बचपन में एक उम्मीद, एक सपना देखा कि आईएएस करना है। पहले तो लगता था कि आईएएस बनना एक बहुत बड़ी बात है और एक ऐसे एरिया से आते जहाँ से उस टाइम तक कोई आईएएस नहीं हुआ था, हमारे संपूर्ण ज़िले से किसी ने आईएएस नहीं किया था, तो लगता था कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। स्टिल मैंने अपने मन में एक सपना बुन लिया था कि आईएएस करना है। उसी सपने को लेके मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, और जब उस सपने को पूरा करने का मौका मिला तो मैं दिल्ली आया कोचिंग के लिए। तब मैंने जब पहली बार दिल्ली आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने सारे लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, कितना कंपटीशन है, लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो पहली बार मुझे रियलिटी से मैंने फेस किया कि एक एग्ज़ाम का जो ऑरा है और जो एग्ज़ाम सच्चाई में है उसमें कितना डिफरेंस है। जब मैं दिल्ली में आया मैंने भी सब लोगों की तरह उसी रैट रेस में ज्वाइन कर लिया। किसी कोचिंग में मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए एनरोल कर दिया। 1-2 महीने मैंने वहाँ पे जब क्लासेस में जाता था, 400 450 बच्चे एक क्लास में बैठ के पढ़ते थे और मुझे यही लगता था कि क्या मैं इस क्लास के बाद, क्योंकि मेरा जो सपना था आईएएस करने का वो सिर्फ मेरा अपना सपना नहीं था, मेरे पूरे परिवार का सपना था। और मुझे इसमें हमेशा ये था कि मैं कभी भी सपने से कभी सपने से हट ना जाऊं। तो मैं बार बार सोचता था क्या इस क्लास में बैठ के क्या मैं आईएएस बन सकता हूं। 2-3 महीने के बाद जब मैंने उस साल की जो मेंस की परीक्षा थी उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखा, मुझे लगा कि अगर मैं इसी क्लास पे डिपेंडेंट रहा तो मैं कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम मैंने एक डिसीज़न लिया कि अब तो मुझे सारे सोर्सेज पता हैं, सब स्ट्रेटजी पता है कि कैसे क्या करना होता है, तो अब मुझे क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। मैंने सारे के सारे मटेरियल इकट्ठा करके वापस अपने गांव चला गया और वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब वापस जाना भी कोई खतरों से, चैलेंजेस से खाली नहीं था। जब मैं वापस आया तो पहले तो परिवार में थोड़ा सा ये था कि हमने इसको दिल्ली भेजा था, ये वापस आ गया, कहीं इसने अपना सपना चेंज तो नहीं कर दिया। लेकिन मैंने उनको काफ़ी बार समझाया कि नहीं, मैं मैं उसी उद्देश्य से आया हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को जल्द ही क्लियर कर सकूँ, इसीलिए मैं वापस आया हूँ ताकि मुझे सेल्फ स्टडी का पूरा मौका मिले। तो चूँकि एक सुदूर एरिया है हमारा, किश्तवाड़ जो ज़िला है, एक बार ऐसा हुआ कि मैं पढ़ाई कर रहा था, सर्दियों का टाइम हुआ था, बर्फ़बारी हो रही थी, तो लाइट चली गई। अब 1-2 दिन लाइट नहीं आई तो सबको लगा कि क्या पता अब आ जाएगी, और मेरी पढ़ाई चल रही थी। 40 दिन तक बिजली नहीं आई और उस पूरे 40 दिन तक मैं बार बार अपने आप से सवाल पूछता था कि क्या जो वापस आने का डिसीजन था क्या वो सही था। लेकिन मैंने अपने अंदर एक आत्मविश्वास बना के रखा था कि कोई बात नहीं, क्या क्या पता ये भी एक टेस्ट हो लाइफ का, कि अगर मैं इसमें
क्वालिफाई हो गया तो क्या पता सच में आगे अपने एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई हो जाऊंगा। मैंने अपना डिसीजन उसको वैसे ही रखा और अपनी पढ़ाई जितना हो सकता था वैसे की। उसके बाद जब लाइट रिस्टोर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइन रिस्टोर हो गई, उसके बाद 2-3 महीने तक मैं किश्तवाड़ में ही रहा। उसके बाद मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जम्मू आया और उस साल मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 144 मार्क्स लाए आउट ऑफ 200, जो कि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सबसे पर्सनली फॉर मी इट वाज वेरी ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि उस लाइट में मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहना और विदाउट न्यूज़पेपर वहाँ रहना, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी लाइन बंद हो गई थी, सड़कें बंद हो गई थी, तो न्यूज़पेपर भी नहीं पहुँच रहा था। तो उस सब के बाद वापस आके प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। फर्स्ट अटैम्प्ट में लगभग सबको पता चल गया था कि मैं अटैम्प्ट दे रहा हूँ एग्ज़ाम में, और क्योंकि गांव छोटा सा है, छोटा सा टाउन भी है, तो सबको पता रहता है कि ये एग्ज़ाम दे रहा है। तो उसके बाद जब मैंने मेंस की परीक्षा दी, तो मेंस की परीक्षा में मैं इतना स्ट्रेस में आ गया था कि मैं इसमें जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं। मतलब एक दिन आप 2 एग्ज़ाम देते हैं, फिर अगले दिन 2 एग्ज़ाम्स, बीच में रेस्ट करने का टाइम नहीं होता। तो मैं क्या करता था, मैं इतने स्ट्रेस में आ गया था कि मैं रात को सोता तक नहीं था। 1 या 2 घंटे सोता था और फिर से पढ़ाई करता था। इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं तो इससे हमारे जो मेंटल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति में भी थोड़ा सा कमी आती है, क्योंकि आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे। उसके बाद उस एग्ज़ाम के जो मेंस था वो क्लियर हो गया, मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। अब इंटरव्यू की बारी आई। सबसे पहले जब मैंने मेंस का रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि मेरा कैसे हो गया, अब इंटरव्यू होगा। सबसे ज़्यादा डर इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में मुझे इंटरव्यू से लगता था, क्योंकि अब वापस मेरा जो पुराना जीवन था वो वापस आ गया था। इंटरव्यू में आपसे आपके बैकग्राउंड पे हर किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ा मेरा जो डर था वो हिंदी को लेके था, क्योंकि मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो हिंदी मीडियम में की थी और यूपीएससी का एग्ज़ाम मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा था। अब इंटरव्यू भी मेरा इंग्लिश में आ गया था, तो मुझे ये डर था कि क्या मैं एक हिंदी माध्यम से आया हूँ और ग्रामीण बैकग्राउंड से आया हूँ, क्या मैं यहाँ पे इन सब बच्चों के सामने कम्पीट कर सकता हूँ जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़े हैं, क्या मैं अपने आप को इनके सामने कम्पीट कर सकता हूँ। तो एक डर था मेरे अंदर। उस डर को मैंने उस साल फेस नहीं किया और मेरे इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स आए। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया तो उस रिज़ल्ट के कुछ दिन पहले सब लोगों को पता था कि इसने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो ये काफ़ी मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर से ज़्यादा सोशल प्रेशर भी आ गया था कि अब मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, पूरे समाज के सामने एक बेइज्जती टाइप हो जाएगी और मैं कैसे अपने आप को वापस अपने गांव में कैसे वापस जाऊंगा। तो रिज़ल्ट के दिन मैं जम्मू चला गया और वहाँ से 3-4 दिन के बाद आया, तो मैंने अपना सर नीचे झुका के मैं चलता था कि मुझे एक ऐसा फील हो रहा था कि मेरे से कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मुझे लगता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस एग्ज़ाम को नहीं समझते। इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है और उसके साथ साथ जो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन उसके साथ में ही फेल होना इस एग्ज़ाम में, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप फेल होने के बाद वापस खड़े उठते हैं या नहीं। तो आफ्टर रियलाइजिंग दिस थिंग, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं इतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस में आ चुका हूँ, उस टाइम मैंने मनोज वाजपेयी की एक जीवनी, उसका यूट्यूब पे एक मनोज वाजपेयी की कहानी थी, वो मैंने सुनी और साथ में उस टाइम सुल्तान मूवी भी आई थी, तो मैंने सुल्तान मूवी भी देखी। तो मनोज वाजपेयी के जीवन से मनोज वाजपेयी उसको जो अपना इंटरव्यू उसमें कुछ कहते हैं कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहते थे। तो 3 बार अटेम्प्ट दे के वो वहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुए एज ए स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने अपना सपना छोड़ा नहीं।
वह बार बार प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, प्राइवेट थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करते रहे, और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो उनको वहाँ पे बुलाया गया कि आप यहाँ पे पढ़ाएं। तो मुझे भी एक आत्मविश्वास मिला कि अच्छा, बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, केवल मैं एक ऐसा अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ही सामने ये चैलेंजेस आए हैं। तो मैंने वापस अपना पढ़ाई शुरू कर दी और दूसरे अटैम्प्ट के लिए तैयारी करने लगा। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने पहले वाली मिस्टेक्स जो थी कि कम सोना और अपने माइंड को रेस्ट ना देना, इसको मैंने ओवरकम कर दिया। लेकिन हिंदी वाला भूत अभी भी मेरे सर पे था। तो सेकंड वाले इंटरव्यू में मैंने पहले ही डर के इंटरव्यू का माध्यम हिंदी रख दिया, क्योंकि मुझे लग गया कि अब मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना हिंदी में ही इंटरव्यू दिया जाए। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन मार्क्स कम आए, और उस मार्क्स की वजह से मैं दूसरी बार भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे उस टाइम पे समझ आ गया था कि इस एग्ज़ाम में हर चीज़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हमें अपने जो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास 2-3-4 प्रयास और थे, तो मैंने सोचा एक प्रयास और दिया जाए। लेकिन इस बार मैंने अपना जो स्ट्रेटजी थी वो चेंज कर दी। जो मैंने पहले अटैम्प्ट में अपना बनाया हुआ था एग्ज़ाम का कि लाइफ एंड डेथ है, बचपन से एक सपना है, वो क्लियर करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं फैमिली को क्या कहूँगा, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा, मतलब इस तरह का जो माइंडसेट बन गया था। तो मैंने सोचा कि ये माइंडसेट से मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल एक फ्री माइंड से, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है उस टाइप से एग्ज़ाम दूंगा। तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। तीसरे अटैम्प्ट में मेरे पास प्रीलिम्स के लिए केवल 16 दिन थे, और इस टाइम पे मैंने क्या कर दिया था कि मैं किसी को बताता नहीं था कि मैंने इस बार अटैम्प्ट दिया है। तो मैंने बाकी नॉर्मल लाइफ जीता था, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ नॉर्मल तरीके से रहता था। किसी को मैंने बताया नहीं था कि मेरा तीसरा अटैम्प्ट भी दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब मेंस का तैयारी कर रहे जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, उस टाइम बार बार, क्योंकि तीसरा अटैम्प्ट था, एक मेंटल प्रेशर आ ही जाता है कि अगर इस बार सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, अल्टरनेट करियर क्या सोचा है। क्योंकि हर किसी के मन में आफ्टर 2 और 3 अटैम्प्ट्स ऐसे सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को कहीं अंडर यूटिलाइज तो नहीं कर रहे, क्या आपने सही डिसीजन लिया था। तो उस टाइम जब मैं मैं पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन एक जो आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो मुझ में कमी थी। तो मैंने एक मूवी देखी, नील बट मूवी का वो एक सीन था, नील बट्टे सन्नाटा का। मैंने मूवी देखी नहीं थी, सिर्फ उसका एक सीन देखा था, लास्ट वाला सीन। उसमें स्वरा भास्कर अपनी बेटी को कहती हैं कि और उनकी स्टोरी भी कुछ मेरी स्टोरी के जैसी थी उस मूवी की। तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हारे सामने कुछ सपना है तो तुमको मान के चलना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हम उस सपने को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कुछ है तो वही है। और उसने उसमें एक संदेश भी दिया था स्वरा भास्कर ने कि ऐसे लोग जो तुम्हें साथ देंगे उनको हमेशा गले से लगा के रखो, और कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे सपने पे तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे ड्रीम पे तुमको क्वेश्चन करेंगे, उनको भाड़ में जाने को कहो। तो जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे काफ़ी उसमें एनर्जी मिली। उसके बाद जब भी मैं अपने आप को वीक मानता था, जब भी मुझे लगता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं यूट्यूब पे मैंने सेव करके रखा था, मैं उसको प्ले करता था उस वाले सीन को, और एक मुझे एनर्जी आती थी और मैं वापस पढ़ाई की तरफ लग जाता था। तो मेंस मेरा इस बार रिलैक्स मोड में दिया तो अच्छा हो गया। अब आई दोबारा इंटरव्यू की बात। तो तीसरी बार जब मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे लगा कि इंटरव्यू देना है, तो पहले मैंने सोचा कि इंग्लिश बोलना सीखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, क्योंकि एक डर था कि इंटरव्यू के कारण मैं बार बार रह रहा हूँ। मैंने कॉल लगाया 2-3 लोगों को कि आप इंग्लिश सिखाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ सिखाते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि मुझे जो यूपीएससी का थोड़ा ज्ञान हो चुका था कि यूपीएससी में बेसिकली आपका लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता, आपकी नॉलेज और बाकी स्किल्स का टेस्ट होता है। तो मुझे लगा कि कहीं ये इतनी इंग्लिश ना सिखा दें कि मुझे वहाँ पे ऐसा फेक लगूँ। फिर मुझे लगा नहीं, इस चीज़ को खुद ठीक करना चाहिए। तो मैं अखबार लेके छत पे बैठ जाता था और ज़ोर ज़ोर से 15-20 मिनट उसको पढ़ता था।
ऐसा प्रोसेस मैंने कोई 2 या 3 महीने किया और मैंने ये पाया कि पहले जो मेरा इंग्लिश का वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया जब मेरा इंटरव्यू का कॉल था। इस टाइम पे थर्ड अटेम्प्ट में मेरा एक और लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक अपना अल्टरनेट करियर पाथ चुन लूँ, क्योंकि यूपीएससी का एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है नेचर। इसमें अल्टरनेट करियर पाथ चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया। उसके साथ साथ मैंने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम वो भी उसमें भी अपीयर हुआ। अब मेरा एग्ज़ाम भी हो गया, जेएनयू का एंट्रेंस मैंने दे दिया। उसके बाद स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम चल रहे थे। इसी दौरान मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया, तो मेंस का रिज़ल्ट आया और मेरा मेंस क्लियर हो गया। लेकिन इस टाइम इस वाले रिज़ल्ट में मैं बिल्कुल नॉर्मल मेरा बिहेवियर था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस फेज़ से गुजर चुका था, एक हाइज़ और उसके बाद जो लोज़ आते हैं। तो मुझे लगा कि हमको एक सामान्य तौर पे इसको लेना चाहिए रिज़ल्ट को भी। अब मेरा इंटरव्यू की डेट आई। मेरे इंटरव्यू की डेट 5 मार्च को थी और उसी दिन 5 मार्च को मेरा स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम था। तो अब सब लोगों के सामने दुविधा थी कि क्या पकड़ें क्या छोड़ें। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी तो मेरा प्रायोरिटी है, लेकिन साथ में मैंने स्टेट पीसीएस को ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दूं। तो मैं वहाँ भी बात की, फिर यूपीएससी में मैंने कांटेक्ट किया, तो मेरी इंटरव्यू की डेट रीशेड्यूल हो गई 25 अप्रैल को। फिर मैं इंटरव्यू के कोई 15 या 20 दिन पहले दिल्ली आ गया। इस बार मैंने बिल्कुल क्लियर कट एक रखा था कि मैं केवल 3 या 4 मॉक इंटरव्यूज़ दूंगा। इससे पहले बार जब मेरे इंटरव्यूज़ होते थे, मैं 8 या 9 मॉक इंटरव्यूज़ देता था और मैं पाता था कि क्या होता है कि मॉक इंटरव्यूज़ ज़्यादा देते, जब हम ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है और उस सारे फीडबैक को लेके हमको समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बार मैंने वो क्लियर कर दिया था कि मैं केवल 3 या 4 मॉक इंटरव्यूज़ दूंगा और जो अपना इंग्लिश का है उसको मैं कंटिन्यू करूँगा प्रैक्टिस को। तो मैंने 3 या 4 मॉक इंटरव्यूज़ दिए, मेरे वो ठीक हो गए, लगभग ठीक हो गए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि ठीक है, अब हम असली जंग में जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा 25 अप्रैल को इंटरव्यू था। मैं 25 अप्रैल को मेरा लास्ट, मतलब हमारा जो पूरे बैच का इंटरव्यू था, लास्ट डे हमारा इंटरव्यू था। मैं इंटरव्यू देने गया और उस टाइम क्या होता है कि मुझे एक समझ आ गया था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है इस स्ट्रेस के दौरान। तो पहले क्या होता था कि मैं जब इंटरव्यू के लिए जाता था और वहाँ पे जब हमको बिठाया जाता है, वहाँ पे अखबारें होती हैं, तो सब लोगों के सामने अखबार होती है ताकि आप अखबार को पढ़ें। अब हम जब अखबार पढ़ते हैं उसमें हम हर तरह की हेडलाइंस पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं आती, तो हम जब वो पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक फियर क्रिएट हो जाता है कि अगर ये पूछ लिया तो क्या होगा। या हम किसी और से बात करते हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या तुमको इसका आंसर पता है, तुमको इसका आंसर पता है। तो अगर नहीं पता होता तो एक अंदर से डर बैठ जाता है। फिर अब जब असली इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे आपका वो जो डर होता है वो प्ले करता है। तो मुझे ये समझ आ गया था कि ऐसा होता है। मैंने अखबार उठाया, मैंने सिर्फ उसकी हेडलाइंस पढ़ी और ये देखा कि हेडलाइंस पढ़ी, ठीक है, मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं। और मेरा इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए मेरा नंबर आया तो मैंने इंटरव्यू दिया और बहुत ही सामान्य तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं गया, मैंने उनको विश किया, उसके बाद मेरे से सवाल पूछे गए, मेरे बैकग्राउंड के बारे में सवाल पूछे गए, मेरी हॉबीज़ के बारे में सवाल पूछे गए, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सवाल पूछे गए और काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे गए। अगर अब मैं उसको हाइंडसाइट में देखता हूँ तो काफ़ी सवाल ओपिनियन बेस्ड थे, लेकिन क्योंकि मैं पूरा जो सर्कल था, पूरा जो स्ट्रक्चर था, उसको इतना थोड़ा डीपली समझ लिया था कि इसमें जो हमारा टेस्ट हो रहा है वो नॉलेज से ज़्यादा आपकी काम बिहेवियर, आपका कंपोज नेचर और आपका एनालिसिस को चेक किया जा रहा है। तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि मैं अपने पॉइंट को कामली बता सकूं, उसको कम्प्लीटली क्लियरली बता सकूं और जितना पूछा है उतना बता सकूं। तो इस चीज़ पे मैंने जब अपना काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस एक्सपीरियंस मेरा जो ओवरऑल बोर्ड के सामने जो इम्प्रेशन था वो अच्छा रहा।
जब हम इंटरव्यू दे के वापस आए और 27 तारीख को ही रिज़ल्ट आ गया, मतलब 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आ गया। तो जब रिज़ल्ट आया तो सबसे बड़ा एक रिलीफ मिला, लेकिन एक इस एग्ज़ाम से मुझे यही समझ में आया है कि इस एग्ज़ाम को लाइफ एंड डेथ का मैटर ना बनाएं। नॉर्मली हम लोग यही गलती करते हैं कि इस एग्ज़ाम के दौरान, इसमें जब हम सर्कल्स में चलते हैं, जब बार बार नहीं होता है तो काफ़ी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मेरा उन एस्पिरेंट्स से, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है या फोर्थ अटेम्प्ट है, तो उसमें मेरा यही उनसे एक सजेशन है कि कभी भी इस एग्ज़ाम को अपने दिल और दिमाग पे मत लें, खासकर दिल पे मत लें, अपने ईगो पे मत लें, और कोशिश करें जानने की हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। तो जब हम अपने आप को थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब हम अपने आप को किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मतलब थर्ड पर्सन्स के हिसाब से देखते हैं और अपने ईगो को साइड रखते हैं, तब हमको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। जैसे कि मुझे अपनी गलती पता चल गई थी कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, और दूसरा मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही, और तीसरा ये कि मैं इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ले रहा हूँ और सोशल प्रेशर आ रहा है। तो इसको जब मैंने थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव से समझा तो मैंने हर पॉइंट को वैसे ही एड्रेस किया। तो वही मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी। और साथ में, क्योंकि अब डैफ का टाइम आ रहा है, अभी प्रीलिम्स जिनका हो गया, जिनका पहला मेंस होगा, ठीक है, और पहला इंटरव्यू होगा, तो उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब डैफ भरें उसको काफ़ी सोच समझ के भरें। देखिए, एक आपका डैफ आपका पूरा इंटरव्यू डिसाइड करेगा, आपके इंटरव्यू के मार्क्स, डैफ में आपकी सर्विस प्रेफरेंस, डैफ में आपकी कार्डर प्रेफरेंस, आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप डैफ भरें, उसमें जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, खासकर हॉबीज़, आपकी पर्सनल जो भी उसमें रहता है करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें काफ़ी स्पेसिफिकली लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की हॉबी है पेंटिंग, तो अगर आप सिर्फ पेंटिंग लिखेंगे तो जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो कुछ भी, किसी भी तरह की पेंटिंग के बारे में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी हॉबीज़ को बहुत स्पेसिफिक रखें। लाइक किसी की वाटर कलर पेंटिंग है तो वाटर कलर पेंटिंग लिखे, ऑयल पेंटिंग है तो ऑयल पेंटिंग लिखे। इसी तरह से मान लो किसी की हॉबी है सिंगिंग, तो अगर आप जनरली उसको सिंगिंग लिख लेंगे तो आपसे वो कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे। इसलिए अगर आपकी हॉबी क्लासिकल सिंगिंग है या क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक है या बॉलीवुड सिंगिंग है, तो उस हिसाब से अपनी हॉबी को स्पेसिफाई करें। उससे इंटरव्यू पूछने वाले का, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका भी उसमें टाइम बचेगा और आपका भी उसमें, आप उसको बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी आप बात आती है सर्विस प्रेफरेंस पे। तो जब आप सर्विस को प्रेफरेंस देते हैं, कभी भी जो सर्विस के बारे में एक ऑरा बना है, सर्विस के बारे में एक जो पब्लिक परसेप्शन है, उस पे ना जाएं। आप खुद देखें कि आपकी पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या बनना चाहेंगे, आपको ऐसा क्या, किस काम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप सर्विस के बारे में पहले नॉलेज गेन करें कि किस किस सर्विस का क्या क्या डोमेन होता है, क्या क्या काम होता है, फिर जाके सर्विस प्रेफरेंस भरें। और तीसरी बात आती है कार्डर प्रेफरेंस पे। तो आज की जो नई कार्डर पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि 5 जोन में पूरे देश को विभाजित किया गया है, और उन 5 जोन्स के अंदर जो प्रेफरेंस आती हैं उनको भी बड़े ध्यान से पढ़ें, और हर स्टेट के बारे में जान के, अपने देख के कि सीनियर से पूछ के, तो गाइडेंस लेके फिर आप जाके अपने कार्डर्स को भरें। और कभी भी ऐसा ना करें कि खाली छोड़ दें, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आपने पूरे के पूरे कार्डर्स खाली छोड़ दिए तो आपकी जो एलोकेशन होगी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने डैफ को बहुत सीरियसली लें। ये आपके इंटरव्यू के 275 मार्क्स होते हैं, वो बहुत कीमती मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए डैफ को बहुत सीरियसली प्रिपेयर करें। उसके बाद जो लोग मेंस दे रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक डिसिप्लिन्ड वे में इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें। आप डेली या रेगुलरली या वीकली टेस्ट लिखें, और टेस्ट लिखें, ऐसा ना हो कि आप टेस्ट पेपर ले रहे हैं और घर पे रख रहे हैं। तो टेस्ट लिखें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपने आप में जो गलतियां हो रही हैं इनको इम्प्रूव करें, क्योंकि असली इस एग्ज़ाम का जो मेन कंपटीशन है वो अपने आप के साथ है। आप जब अपने आप को उस लेवल पे ले आएंगे
तब आपके चांसेस इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के ज़्यादा होंगे। तो आप कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके वो थ्रेशोल्ड को पार कर लें। और जो लोग अभी मेंटल स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है, जो लोगों को, क्योंकि नॉर्मल सा इस एग्ज़ाम में सबके साथ होता है, तो उन लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए सबका दिन आएगा, ठीक है। मान लो कि इस बार नहीं हुआ तो इसका मतलब ये अटेम्प्ट आपका नहीं था, ये साल आपके लिए नहीं था। अगर इस बार आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने या आपसे कभी नहीं होगा। तो हार मान लेना ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे तक क्या है, हम सिर्फ अपना यहाँ से मेहनत कर सकते हैं। वी कैन ओनली वर्क, एंड ओनली वर्क जो है हम कर सकते हैं। तो कभी भी अपनी परसेवरेंस ना छोड़ें, ठीक है। तो बार बार कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करते रहें। तो फिर जाके आपका, जब आपका टाइम आने वाला होगा वो तब आ ही जाएगा। और ये विश्वास आपको रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो एक ना एक दिन सफल होगी, ठीक है। और साथ में मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स और कोई मोटिवेशनल एक्टर्स होते हैं। तो हमेशा उन चीज़ों को अपने पास रखिए, हमेशा जो चीज़ें आपको मोटिवेशन दें उनको अपने पास रखिए। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपने कमरे की दीवारों पे कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगा रखे थे। तो एक कोट था, थ्रो मी टू द वुल्व्स आई विल रिटर्न लीडिंग द पैक। तो ऐसा जब मैंने कोट रखा था तो ये बार बार जब मैं उसको देखता था तो बार बार एक एनर्जी मिलती थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अपने कुछ लक्ष्य, कोई अपने रोल मॉडल्स रखें अपने सामने। फॉर एग्जांपल्स कोई आईएएस बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनकी जब आप पढ़ते हैं उनके बारे में तो आपको ये अंदर से एक एनर्जी आती कि हाँ मैं भी बनूंगा और मैं भी करूँगा। या आप किसी आईपीएस के बारे में, फॉर एग्जांपल अजीत डोभाल की आप वीडियोस देखते हैं या फिर कोई उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ अगर मैं आईपीएस बना तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसे ही कुछ न कुछ हमेशा आप रखें, कुछ लोग रखें या कुछ अपने ऐसे चीज़ें रखें, कुछ जो आपको मोटिवेशन दें, उनको अपने साथ रखें, जो बार बार आपको मोटिवेट करें। और जो भी चीज़ आपको मोटिवेट ना करे, जो आपको डीमोटिवेट करे, ऐसे लोग जो आपको वीक बनाएं, जो आपको कहें कि नहीं तेरे से नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखें। और इसमें जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स, जो मेरे जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, हिंदी माध्यम में स्कूलिंग हुई है, और जिनको लगता है कि हम बाकियों के साथ compete नहीं कर सकते, तो मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को वीक ना समझें। यू आर एज कैपेबल एज एनीवन एल्स, ठीक है। अब आपको वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड, यस, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुँच सकते। अगर हमारा निश्चय दृढ़ है, अगर हमारी उम्मीदें पूरी हैं, ठीक है, हमारा जो निश्चय है वो पक्का है, इफ़ देयर इज़ विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, देन यू कैन डू एनीथिंग, कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जो अभी जो एस्पिरेंट्स गाँव में रह रहे हैं, छोटे कस्बों में रह रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी हिंदी माध्यम से आ रहे हैं, जिनको ये बार बार अपने पे डाउट हो रहा है कि क्या मुझे सोचना चाहिए इस फील्ड के बारे में, या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका निश्चय पक्का है और आप उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो हिंदी माध्यम से आते हैं या जिनको लगता है कि हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो पहले एक मिसकंसेप्शन जो है कि यूपीएससी में इंग्लिश का जो, अगर आपको इंटरव्यू के लिए खासकर आप इंग्लिश में जा रहे हैं, तो ये तो बात साफ है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी जो टेस्ट कर रही है वो हमारा ग्रामर टेस्ट नहीं कर रही और हमारी इंग्लिश टेस्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ टेस्ट ये कर रही है कि हमारा जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स है, हमारा थिंकिंग पावर है, ये सब चीज़ें टेस्ट कर रही है। लेकिन अब उनको अपना आंसर देने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर आप रोज़ सुबह या शाम को 15 से 20 मिनट ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, आस्ता आस्ता पढ़ें। कोशिश ये करें कि प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, कोशिश ये करें कि आप उसको समझ भी रहे हैं साथ साथ में।
तो जब एक प्रोसेस आप 3 या 4 महीने तक डेली करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी जो इंग्लिश पे आपकी महारत है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप मिरर में बैठ के, शीशे के सामने बैठ के कुछ बोलें, और ये आप जब अपने आप को शीशे में बोलते हुए देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना पड़ेगा जो कि उससे आएगा स्लोली। इसके साथ साथ आप जो डीडी न्यूज़ की जो न्यूज़ आती है इंग्लिश में, या राज्यसभा टीवी की डिस्कशंस आती हैं, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, और आप जब उनको देखते हैं आपको समझ आता है कि हमें कैसी इंग्लिश बोलनी है, या फिर इंग्लिश में कुछ क्रूशल टर्म्स होती हैं वो आपको समझ आती हैं। तो आप जब डेली उसको देखते हैं, डेली देखते हैं, डेली सुनते हैं और बोलते भी हैं, तो ऐसा अगर आप रेगुलर फॉर 3 और 4 मंथ्स करेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रस्ट, फेथ, द फेथ इन आवर ओन सेल्फ। जब तक आपको अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप जो मर्जी करें वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए आत्मविश्वास रखना है कि यस आई कैन डू इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, and all the best to all of you for this examination. I hope every one of you become successful with flying colors. And thank you Delhi Knowledge Track for providing me with this platform to connect with the people, with the fellow aspirants, and to also having a platform where there is toppers interviews and we can learn from everyone else. So if you like this video, please like and share and subscribe. And to Delhi Knowledge Track, please keep updating us with more such videos. Thank you.